बॉलीवुड मूवीज़ में सो फार अभी तक पिछले कुछ ऑपरेशंस हमने देखे हैं, मूवीज़ देखी हैं। जितना हमें दिखाया जाता है उतना ही सच है या उससे बहुत बड़ा सच हमें पता नहीं है। It is not even 1% of what is happening in the फौज। माय गॉड, टेररिज्म को इंस्टिगेट कर कौन रहा है? इंसान अगर कुछ ठान ले तो वो कर जरूर पाएगा, चाहे गलती सही। Balochistan is asking for a separate right of freedom for themselves and they want to separate themselves from Pakistan. ये हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है? मैं बलूचिस्तान को कल सुबेरे आजाद देख सकता हूँ अगर भारत सपोर्ट दे दे। आज तक कोई इलेक्शन पाकिस्तान आर्मी हारी नहीं और आज तक कोई जंग जो उनका एक्चुअली काम है वो उन्होंने जीती नहीं। एक तरफ पाकिस्तान, हमारे ये बॉर्डर्स पे सारा प्रॉब्लम, और एक तरफ चाइना। इन दोनों को हमसे चाहिए क्या? दिस इज इकोनॉमिक वॉरफेयर गोइंग। किसी कंट्री को दूसरा कंट्री इकोनॉमिक पावर में गेन होता हुआ टॉलरेट नहीं है। अगर आपने भी ट्रेनिंग कभी करी हो अपने जूनियर्स की, क्या माइंड वॉश हो जाता है कि वो अपने आप को सरेंडर ही कर देते हैं देश के लिए? माई सोल्जर इज द डेडलीस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। आपका स्वागत करती हूँ अपने शो पे जिसका नाम है द गरिमा कौशल शो। ये शो पे आप लोगों ने ना फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस सुन ली होंगी। आज की कॉन्वर्सेशन ना बहुत स्पेशल है, बहुत डिफरेंट है एंड एक प्राउड मोमेंट के साथ है ये कॉन्वर्सेशन, बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट है ना, उनसे मिलके जेन्युइनली एक अंदर से पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग है ना, वो बहुत मल्टीप्लाई होके बढ़ गई है मेरी, बिकॉज ही हैज़ सर्व्ड इन इंडियन आर्मी फॉर मेनी ईयर्स एंड उन्होंने बहुत सारे ऐसे सीक्रेट मिशंस किए हैं जिनके बारे में शायद आप लोगों को पता भी नहीं चला हो। तो लेट्स वेलकम रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, जो आज हमारे लिए अपना वैल्यूएबल टाइम लेकर आए हैं और आज हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे के जाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे शो पे। जय हिंद, नमस्कार गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्रोग्राम में आपने हमें इनवाइट किया है। कोशिश जरूर करेंगे कि वी कैन डू जस्टिस टू दैट। सर एब्सोल्युटली, आपके साथ बैठना ही अपने आप में एक ऑनर वाली फीलिंग है। और जब आपसे कुछ अभी तक ऑफ कैमरा जितनी भी बात करी मैंने, सुन के ऐसा लगता है कि द प्राउड मोमेंट इज इंक्रीजिंग, प्राइड बढ़ रहा है। मैं ये सारा प्राइड आपको देते हुए सेल्फिशली उसका काफ़ी प्राइड आपसे लेता भी हूँ कि आप लोग सिविल लाइफ में हमारे को बुलाते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी हमारे लिए रिस्पेक्ट कोई नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा मेरे लिए घमंड नहीं हो सकता, गुरूर नहीं हो सकता कि मेरा देश आपके थ्रू मेरे साथ खड़ा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज की इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हुए सर, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे आज की इंडिया के बारे में जानना चाहूँगी। इन 2026 इंडिया सेल्फ रिलायंट है। ऐसा कहा जाता है कि आज इंडिया का डिफेंस इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है इन द टर्म्स ऑफ बॉर्डर्स। हम अपने बॉर्डर्स पे वेल प्लेस्ड हैं। तो आपने तो 88, 89 के एरा से आज 26 तक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखी है। तो आप क्या लाइट थ्रो करना चाहेंगे कि कैसे इवॉल्व हुआ है इंडियन डिफेंस सिस्टम तब में और अब में? अगर एक अच्छी डिस्कशन करी जाए, मुझे लगता है वो एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग चला था ना, ये दिल मांगे मोर जी। मैं चाहूँगा कि हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी डिफेंसेस जो हैं बिल्कुल फुल प्रूफ हो गई। ओके। मैं कभी नहीं समझना चाहूँगा कि मेरी इंडस्ट्री, मेरी इकॉनमी अपने आप में उस चरम सीमा पर पहुँच गई जिससे आगे स्कोप ना हो। मैं तो चाहूँगा स्कोप और ज़्यादा है और रहे, और उसमें जो सबसे बड़ी बात आती है, चेंजेस आएंगे। अगर आप 87, 88 की अगर बात करें तो आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं लिख कर करता था। ओके। मेरे जो आर्टिलरी बोर्ड थे वो प्लॉट होते थे। मुझे सर्वे अगर करना पड़ता था तो फीता लेके के नापना पड़ता था, किलोमीटर्स तक नापना पड़ता था। माय गॉड। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। आज की तारीख में आप जीपीएस लेकर 1 सेकंड में कर लेते हैं। मैं बड़ी किस्मत वाला हूं कि 1991 में इस जीपीएस का ट्रायल मैंने किया था। और मानिए मेरी बात, जो बोल रहे हैं ना कि एडवांसमेंट, हमारी उस टीम में 10 लोग थे, 10 अफसर थे जो इस जीपीएस का ट्रायल कर रहे थे। 10 में से सिर्फ एक अफसर इसके फेवर में नहीं था, एंड दैट वाज कैप्टन शैलेंद्र सिंह। रीजन सर? कि जी मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। आसान हो गया काम? जी नहीं, नॉट आसान हो गया, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी आपको एक कीमत अदा करनी पड़ती है।
कोई और वो कीमत क्या है जो मेरे लिए, क्योंकि उन दिनों में गन पोजीशन ऑफिसर होता था, ओके जीपीओ। तो मेरा काम था कि सर्वे करना। अब सर्वे आपने अगर मुझे जीपीएस हैंडल करा दिया, वो गारमिन का जीपीएस होता था उस समय, जैसे ही उन्होंने दिया तो वो 1 सेकंड में दिखा देता था। लेकिन मैंने वो 2 रातें बैठकर उसका पूरा का पूरा मैनुअल जब पढ़ा तो मैंने देखा जीपीएस को एरर आर्टिफिशियली डाला जा सकता है। ओके जो आजकल आप देखते हैं ना कि जीपीएस आपको नियरेस्ट 1 मीटर 10 मीटर, कई बार आपने देखा होगा जीपीएस आपको गोल गोल भी घुमा देता है एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर। मेरे गन एरिया में अगर ये गोल गोल घुमा गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? सही बात है। दूसरा, जीपीएस सैटेलाइट कंट्रोल्ड है, और सैटेलाइट यूएस कंट्रोल्ड है या रशिया कंट्रोल्ड है, यू डोंट नो। अगर वो चाहें वो पार्शियल ब्लॉक कर देंगे आपको। अपने देश से तो मैं चल पड़ा, अब जब वो सो कॉल्ड एनिमी टेरिटरी में गया और उन्होंने अगर ब्लॉक कर दिया, अब मैं कहां ढूंढूंगा? सो उस समय के हिसाब से हमने जीपीएस इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल सर्वे था उसको डिस्कार्ड नहीं किया। एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हमारे पास आई कि चीजें तेजी हो रही थी। इसी तरह अगर हम बात करें जो रेडियो सेट्स हैं, मेरे टाइम में रेडियो सेट बहुत मुश्किल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर बात कर लेते थे। अच्छा आजकल आप देख रहे हैं 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी बात है। मेरे टाइम में मेरा सारा काम जो था वो मुझे अपनी बाइनोकुलर लगाकर उसको दाएं बाएं कर कर देखना होता था। आज की तारीख में आपका जो रेंज फाइंडर्स हैं वो जैसे ही आप रेंज पर लगाते हैं वो एग्जैक्ट रेंज दे देता है आपको, और मुझे एस्टिमेट करना पड़ता था कि 12 किलोमीटर 12.5 किलोमीटर, यहाँ एग्जैक्ट मिल रहा है 12.639, 640 भी नहीं। गॉट इट। एडवांसमेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मोबिलिटी बहुत बढ़ गई है। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि टायर को पकड़कर घुमाने के लिए हम जैसे 3 आदमी लगते थे, आजकल नहीं लगते हैं। गाड़ी का इंजन तगड़ा है। मेरी गाड़ी वार्म अप हो जाती थी। अगर मैं जब एक ट्रायल कर रहे थे हम तवांग में कर रहे थे, मैं उस जगह का नाम नहीं दे रहा हूँ जानबूझ के, जब हमें उसमें करना था तो आपकी गाड़ी नहीं चढ़ रही है और आपको गाड़ी वहीं से चढ़ानी है। माय गॉड, फिर क्योंकि आपको क्या करना है, तो हमारे Manual फौज में force है लगानी कि है। कंधा लगाओ टायर के साथ और उसको खींच दो। वाह, तो आपने वो टाइम देखा है। तो देखिए, एडवांसमेंट हैज मेड लॉट ऑफ थिंग, लेकिन मुझे लगता है एडवांसमेंट ने आपके सामने चैलेंजेस और बड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये एडवांसमेंट एडवर्सरी के पास भी है। आज की तारीख में एडवर्सरी के पास कितनी आसान तरीका, एक ड्रोन है, बटन दबाया ड्रोन छोड़ दिया, जाके कहीं ना कहीं तो लगेगा। सही बात है, रिकॉर्डिंग करके ले आएगा। और एक ड्रोन छोड़ने के लिए मुझे कम से कम 10 राउंड फायर करने पड़ेंगे। द वॉर हैज बिकम एक्सपेंसिव ऑल्सो। ओह यस, वॉर हैज बिकम अनप्रिडिक्टेबल ऑल्सो। चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। मेरे टाइम की अगर मैं अपने तरीके से देखूं, क्योंकि मैं तो दोनों देख रहा हूं, मुझे लगता है मेरे वाली वार बड़ी सिंपल थी, सिर्फ जज्बे पे लड़ी जाती थी। आज की स्ट्रैटेजीज पे आ गई है। अब आपकी स्ट्रैटेजीज इतनी वैरायटी में अवेलेबल है कि अब तो बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेवरेट आइटम क्या है कि वो काइनेटिक वॉर नहीं चाहता, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर काइनेटिक वॉर आ गई तो चाइना छोड़िए, टर्की, चाइना, पाकिस्तान तीनों भी मिल जाएं तो इस आर्मी, इंडियन आर्मी को आप रोक नहीं पाएंगे। जिस स्पीड से ये आपकी तरफ आएगी, जिस फोर्स की तरह वो आपके तरफ आएगी, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। दैट इज द ह्यूमन, दैट इज द जज्बा पावर ऑफ, जज्बा पावर ऑफ। क्योंकि मेरे यहाँ और उनके यहाँ में फर्क सिर्फ ये है कि मेरे यहाँ जान देने की होड़ लगी हुई है, पाकिस्तान और चाइना में जान बचाने की, दुबक कर निकलने की होड़ लगी हुई है कि कौन कितनी जल्दी निकलेगा। और इसको मैं एज अ घमंड नहीं बोल रहा हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस टू से कि पाकिस्तान आर्मी और अगर चाइनीज आर्मी की एक छोटी सी एग्जांपल दूं, चाइना लेह लद्दाख में एयर कंडीशनड कैबिन्स में रहता है। ओके, दे आर हीटेड अप, दे आर प्रेशराइज्ड ऑल्सो, तो उसको वो जो हाई ऑल्टीट्यूड इफेक्ट है वो भी उसको कम होता है। इतने फैसिलिटी होने के बावजूद उसका सोल्जर वहां पर 1 महीने रहता है।
मैं वहाँ 2 साल काट के आता हूँ, मेरे पास वो प्रेशराइज चैम्बर नहीं है। ओपन टू स्काई नेचर में है आप। We are in a tent also, we are in a built up area, SLS जिसको बोलते हैं, स्टील लिविंग शेल्टर। तो आप ऑल वेदर एक्सपोज्ड हैं। और मैं 2 साल हूँ वहाँ। यस, तो आप हाइट बराबर है। और आप सोचिए, उसके बावजूद अगर गलवान होता है तो मेरी बिहार रेजिमेंट दौड़ पड़ती है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा जज्बा है जो हमारा। कि आप मेरे इस जज्बे को कभी भी जीत नहीं पाओगे। Wonderful. आपके पास राफेल आ जाए, आपके पास दूसरी साइड F-16 आ जाए, F-35 आ जाए, लेकिन वो जो चलाने वाले का जो जज्बा है ना, मैन बिहाइंड द मशीन, इसमें आप कंपटीशन नहीं दे पाओगे मुझे। मैं बड़े सीधे वर्ड्स में कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई कंट्री मुझे इस पर कंपटीशन दे देगी कि जब वो लड़ाई लड़ रहा होगा तो वो ये सोच कर नहीं लड़ता है, जो मेरा फौजी लड़ता है, कि ये जहाज की काबिलियत है। नहीं, मैं इस जहाज की काबिलियत में फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर हूं, इसलिए ये जहाज वो कर देता है जो नहीं किया है आज तक। 216 किलोमीटर पर एक ब्रह्मोस जाकर जब लगती है तो आप सोच लीजिए, दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। उसको प्लान करने वाला कौन था, उसको फायर करने वाला कौन था? दैट वाज द सोल्जर। वाह। तो सर, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन बताया, वी अंडरस्टूड कि डेफिनेटली एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। उस एडवांसमेंट को एडवांटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें अपने आप को भी उस लेवल का प्रिपेयर करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें आर्मी ट्रेनिंग की, बिकॉज आपने जो जज्बे की बात करी, इट ऑल बिगिंस फ्रॉम द डे यू एंटर द ट्रेनिंग सेटअप एंड यू आर बीइंग ट्रेन्ड ब्रूटली। इफ आई मस्ट से द वर्ड इज फाइन, मतलब इट शुड बी यूज्ड कि ब्रूटल ट्रेनिंग होती है तो भी आप वॉर फ्रंट के लिए प्रिपेयर होते हो। अगर वॉर नहीं है तो आप कंफर्टेबल अपनी लाइफ को जी रहे हो, बट द मोमेंट वॉर इज देयर तो यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन द वॉर। तो ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जिस पे सब कुछ निर्भर करता है कि आपका सोल्जर क्या बन के निकलेगा। तो वो टाइम पे आप लोगों की ट्रेनिंग अपने टाइम पे भी, और अब अगर आपने भी ट्रेनिंग कभी करी हो अपनी जूनियर्स की, तो क्या चीज दिमाग में रहती है कि उनको क्या माइंड वॉश हो जाता है कि वो अपने आप को सरेंडर ही कर देते हैं देश के लिए? एक बड़ी अच्छी बात ट्रेनिंग की ये है कि आई डोंट ट्रेन एनीबडी, ओके। आई ट्रेन माई सेल्फ। जब मैं अपने जवानों को ट्रेन कर रहा होता हूँ, मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा होता हूँ। मेरे में और उस जवान में कोई फर्क नहीं होता जब ट्रेनिंग की बात आती है। वो अपना काम वो कर रहा होता है, मेरा काम मैं कर रहा होता हूँ। ऐसी गन के ऊपर कोई चीज नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है जो मेरा जवान करता है और मैंने ना किया हो। ओके। अगर मैं एक एग्जांपल आर्टिलरी का ले लूं कि गन है, अगर गन को एलिवेट करना है तो जो लेयर है, मैंने लेयर का काम किया हुआ है। ओके। अगर मेरे को एमनेशन फीड करना है, मैंने एमनेशन फीडिंग का काम किया हुआ है। ओके। ट्रेनिंग की बात अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ। और ये ट्रेनिंग हम किसी एक दिन नहीं करते हैं, 24 घंटे इंटू 365 दिन करते हैं। ऐसा कोई जिंदगी का दिन नहीं होगा जिस दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी की ट्रेनिंग चल रही होगी, रोजाना चल रही होगी, हर समय चल रही होगी। क्यों? क्योंकि मेरी ट्रेनिंग का और बाकी जगहों की ट्रेनिंग में फर्क यह है कि दे ट्रेन फॉर अ टाइम। फॉर मी द ट्रेनिंग इज टाइम। ओके। बड़े सीधे शब्दों में, क्यों? क्योंकि मैं ये समझकर ट्रेनिंग करता हूं कि लड़ाई कल नहीं होगी, लड़ाई आज होगी। 24 घंटे प्रिपेयर, आज रात की ओर लड़ाई होगी, तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं ट्रेनिंग करता हूं। और उस ट्रेनिंग में मैं उतनी रियलिज्म लाता हूं कि अगर मैं हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि अगर आपने गन को ले करना है, आपने क्या करना है, आंख पट्टी लगाकर आप करते हैं। ऐसी कोई ट्रेनिंग का मैनुअल नहीं है जो कहता है कि आंखों पर पट्टी लगाइए। अगर मुझे गन ले करनी है तो मेरी पट्टी लगी होगी, आंख बंद होगी और मैं उसको ले कर लूंगा। मेरे को मालूम है कितना, कौन सा बटन घुमाने से क्या कितना होगा। जो मेरे व्हील हैं जिनको मैंने चलाना है, अगर मुझे मालूम है कि मेरी ट्रेल उठानी है तो मेरे को ट्रेल उठाने के लिए कहां पर अपने बाजुओं को लगाना है, आंख बंद कर कर। अगर मुझे गन लोड करनी है तो मैं आंख बंद कर कर भी गन लोड कर सकता हूं। ये नॉर्म नहीं है। मैं ये बात इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब लड़ाई होती है, और स्पेशली कारगिल लड़ाई में हमने देखा
कि धूल मट्टी और ये सब चीजें इतनी ज्यादा होती हैं कि विजिबिलिटी गोज डाउन। कारगिल जैसी जगहों में द क्लाउड्स कम डाउन, आपको आपका दूसरा बंदा नहीं दिखता है, आपको आपकी गन का बैरल नहीं दिखता है, ऐसी सिचुएशंस हैं। ओके। और इसीलिए हम देखते हैं कि फ्लॉलेसली और एक बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस आता है कि इस हथियार को, इट्स समथिंग लाइक ना कि आपका अगर ड्रेस का बटन आपने बंद करना है तो आप एक तो 2 हाथ से भी कर लेती हैं, एक हाथ से भी कर लेती हैं, आंख बंद कर भी कर लेंगे और बिना कर लेंगे, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ यू, दैट वेपन इज पार्ट ऑफ मी, दैट एयरक्राफ्ट इज पार्ट ऑफ मी, दैट टैंक इज पार्ट ऑफ मी। वो मेरे में और मेरे टैंक में कोई फर्क नहीं है, मैं ही वो टैंक हूं, वो टैंक ही मैं हूं। जब ये ट्रेनिंग का इथॉस आ जाए तो एक सीधे सीधे वर्ड्स में मैं कह सकता हूं कि आई एम द डेडलियर वेपन फॉर द अदर्स देन एनी फिजिकल वेपन। अग्रीड। मुझे दैट वेपन इज हियर। अग्रीड। कि मुझे मालूम है कि अगर मैं JNK में टेररिज्म में इन्वॉल्व हूं तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा हथियार कहाँ है, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैगजीन कहाँ है, अग्रीड, मुझे मालूम है कहाँ है। बाय डिफॉल्ट हाथ वगैरह सब उस समय चल जाते हैं, क्योंकि Brain- मेरी तैयारी ये है, ट्रेन ऐसे हुए हुए हैं। मेरी तैयारी ऐसी बात की है कि मुझे मालूम है कि मेरी मैगजीन मेरे पाउच में नहीं है, अग्रीड। अग्रीड। इट इज लोडेड अप। वाओ। इंडियन आर्मी हर वो इम्पॉसिबल काम सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि मैं इक्विपमेंट अकेले पर डिपेंड नहीं करता हूं, इक्विपमेंट इज पार्ट ऑफ माय डेडलीनेस। कारगिल की लड़ाई आप इक्विपमेंट लेके तो जब ही चढ़ोगे ना जब आपके पैरों में दम है। सही बात है। तो फिटनेस पे भी बहुत फोकस। आप फिटनेस इज फार बिहाइंड। सब कुछ यहाँ से है। आपका उस समय दिमाग और कहीं चल नहीं रहा है, वो तो बड़ी देर बाद पता चला कि पैर में गोली लगी हुई है। ओह माय गॉड, सीरियसली? वो तो बड़ी देर बाद पता चला कि मेरा पैर जो है वो जो जूता है, मेरा जूता है ही नहीं क्योंकि उतना पैर कट गया है। ये आप लोगों ने सब विटनेस किया है। ये तो बड़ी देर में पता चला कि मेरे पीछे जो ऑपरेटर चल रहा है मैं उसे गाली दे रहा हूं कि अबे साले गधे कहाँ है तू, और देखा तो वो तो है ही नहीं क्योंकि उसको ऑलरेडी गोली लग गई है। और इन सब के बावजूद उस समय दिमाग चल रहा होता है एक बात कि मुझे ऊपर जाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं माय सोल्जर इज द डेडलीस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। गूज बम्स आ जाते हैं सर ऐसी बातें सुन के। तो हम जो ये बॉलीवुड मूवीज में सो फार अभी तक पिछले कुछ ऑपरेशंस हमने देखे हैं, मूवीज देखी हैं, तो जेन्युइनली मतलब जितना हमें दिखाया जाता है उतना ही सच है या उससे बहुत बड़ा सच हमें पता नहीं है? अगर हम सच और झूठ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएंगे। ओके। मैं एडमायर करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करता हूँ उन लोगों को जो इस तरह की मूवीज बनाते हैं और आपके सोसाइटी में, आपके और मेरी सोसाइटी के अंदर इन मूवीज को दर्शाते हैं और बताते हैं कि फौज क्या है। अब आपने अगर सवाल किया उसका अगर ऑनेस्ट आंसर दिया जाए, इट इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द फौज। माय गॉड, व्हाट वी सी, इट इज नॉट इवन 1%। धुरंधर का खून आपको दिखता है क्योंकि वो उसके बावजूद चल रहा है, फिर रहा है। मेरा खून आपको दिखता नहीं है। मुझे आज भी अगर मैं अपने हाथों को देखता हूं तो मुझे आज भी अपने हाथ लाल दिखते हैं 25 साल बाद भी, क्योंकि जब मैंने अपने उस साथी को उठाया था तो ये हाथ लाल हुए थे और ये आज तक लाल हैं। और मैं हर जगह कहने के लिए तैयार हूं कि धुरंधर जिंदा रहा। मेरे और धुरंधर के बीच में फर्क, मैं मेरे फौजी और धुरंधर के बीच में फर्क यह है 527 लोगों ने वीरगति पाई कारगिल वॉर में, और आज भी मैं कहता हूं फक्र से 528 डाइड, 527 डिडंट डाई। जो 528वां अनफॉर्चुनेट आदमी था वो मैं था कि हु डिडंट डाई, विच इज समथिंग, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं मेरा बैड लक था। लेकिन आज भी अगर मेरे आंख नम पड़ते हैं तो मुझे उस पर फक्र है कि मेरे ये नम आंख जो है ये वो 527 के लिए है।
आपने उन 1300 की बात नहीं सोची होगी जिनके लिम्स नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है। आपने उनकी सोचिए जिनके अभी भी वो गोलियां अंदर बची हुई हैं, और जब वो कई बार एयरपोर्ट पे गुजरते हैं तो उन्हें रोका जाता है क्योंकि आपकी मशीन स्कैनिंग बोल मशीन पड़ती है, को। स्कैनिंग के टें टें टें। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, you are seeing only 1% in that 3 hours. But it तीन is साढ़े a तीन lot घंटे में। more. ओ इट इज टू मच मोर। जिसको मैंने कहा कि दिल मांगे मोर, वो इसीलिए दिल मांगे मोर है कि ये देखकर एक्चुअली मुझे बहुत बड़ा थ्रिल नहीं आ रहा था। तो ठीक है, उसने उसको 2 मुक्के मार दिए, उसने उसको 2 मुक्के मार लिए, क्या फर्क पड़ गया। I get द it. ब्रुटैलिटी इज मच हायर। So, as a civilian, if I may ask कि डिफेंस हर कंट्री के पास है अपना, मतलब आर्मी है, नेवी है, उनके एयर फोर्सेस हैं, तो इंडिया ने बहुत अच्छा डेवलप कर लिया है। डिस्पाइट दैट हम बहुत टेररिस्ट अटैक सुनते हैं फ्रीक्वेंटली हैपनिंग। तो क्या ये हमारा सिस्टम का फेलियर है कि हर थोड़े दिन बाद कोई एक नया अटैक आ जाता है जिसकी वजह से फिर हमारी डिफेंस डिप्लॉय होती है, फिर एक मिनी वॉर होता है, फिर हम उसमें अपने सोल्जर्स लूज करते हैं। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग, दिस होल प्रोसेस? बिकॉज ऑनेस्टली सुन के तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इनोसेंट लाइव्स भी जाती हैं उन अटैक्स में, फिर हमारे सोल्जर्स भी जाते हैं और सामने वाले के भी जाते हैं, एनिमीज के भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ हमारी लॉस हो रही है, उनकी भी तो हो रही है। सो टेररिज्म को इंस्टिकेट कर कौन रहा है? हम पहले वाले पार्ट को हैंडल कर लें पहले ठीक है। कि इसकी System. गलती है या नहीं सिस्टम, है। यस, सिस्टम की बात, दुनिया का कोई ऐसा एक सिस्टम बता दीजिए जहां ये नहीं हो रहा है। बिल्कुल। डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कहीं भी बात कर ले। सो इसका मतलब ये हो गया, तुम्हारे पास इकोनॉमी है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, पता नहीं क्या क्या है। ओसामा बिन लादेन को आप गिरा पाए, लेकिन टाइम पर ही गिरा पाए। ओसामा बिन लादेन आपके साथ क्या क्या कर गया वो आप ही को पता है। ना बड़ा डैमेज कर गया। सो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात निश्चित है कि इंसान अगर कुछ ठान ले तो वो कर जरूर पाएगा, चाहे गलती सही या सही, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव। सो अगर उस टेररिस्ट ने और उस टेररिज्म ने एक बच्चे से लेकर उसको पढ़ाया है, लिखाया है, और उसके दिमाग में अगर सिर्फ एक चीज़ डाली है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ, चाहे वो एंटी अमेरिकन फीलिंग डाली हो, चाहे एंटी इजरायली फीलिंग डाली हो, या एंटी इंडियन फीलिंग डाली हो, वो बच्चा जब बचपन से ऊपर तक आएगा आप उसे रोक नहीं पाएंगे। ये बात पक्की है। लड़ाई अब इस बात की है कि पहली बात कि वो स्ट्राइक कर गया या उस स्ट्राइक को हम कितना कम कर पाए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का जरूर काम है। एक डेटरेंस के तौर पर आपको एक एनवायरनमेंट देना कि इस तरफ आने का मतलब है निश्चित मौत। जैसे कि आजकल पाकिस्तान रियलाइज कर रहा है कि बॉर्डर फेंसिंग पार करना आपकी चॉइस है, बट इस फेंसिंग से वापस जाना मेरी चॉइस है। आप अपनी चॉइस एक्सरसाइज करिए, मैं अपनी करूंगा, और हमारी चॉइस आपके सामने क्लियर है। आना तेरे बस में है, तेरे को ना जाने देना मेरे बस में है। सो ये जो डेटरेंस वैल्यू है वो मुझे लगता है इंडियन आर्मी ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी हद तक अचीव करी है। और इसीलिए अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार आवाज उठती है कि बातचीत होनी चाहिए, अदरवाइज। इवन वो यूएस को बोलते हैं, यूएस भी कई बार बोलता है वी आर प्रिपेयर्ड टू मेडिएट, ये और वो जो भी है। सो सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये स्ट्राइक को अगर रोकना है तो क्या करेंगे। मैं मान लूंगा सबसे बड़ी बात होगी कि स्ट्राइक अगर मेरा पड़ोसी कंट्री इस चीज को रोकना चाहे, कल सुबह रोक लेगा। ये एक अलग बात है कि अब उनके भी हाथ में नहीं रही, क्योंकि अगर वो रोक लेता तो उसी के यहां क्यों हो रहा है। देखिए, टेररिज्म का ये सबसे बड़ा पार्ट है कि अगर आप बीज बोएंगे और जब ये पौधा बड़ा होगा तो उसके जो बीज गिरेंगे वो आपके यहाँ गिरेंगे, पहले आपकी अपनी जमीन पे। आप, क्योंकि आपके यहाँ पौधा बड़ा है तो आपके यहाँ तो गिरने ही गिरने हैं। तो हम ये आज विटनेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये पूरी, हमसे ज्यादा पाकिस्तान आजकल जो रो रहा है कि टेररिज्म कि दे आर सफरिंग, 70,000 पीपल हैव डाइड, ये वो पता नहीं क्या क्या।
तो ये जो अभी लेटेस्ट हम सुन रहे हैं, जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि बलोचिस्तान इज आस्किंग फॉर अ सेपरेट राइट ऑफ फ्रीडम फॉर देमसेल्व्स एंड दे वांट टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो इंडिया इस सारी प्लेसमेंट में अपने आप को वेल प्लेस्ड मानता है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है? मेरी सबसे बड़ी तकलीफ इंडिया में ये है कि आप और मैं ना बहुत उदारवादी हैं, मानवतावादी हैं, इंसानियतवादी हैं। अगर मेरी फौजी लैंग्वेज में कहूँ ना, मुझे लगता है कि हम अपनी दुश्मनी भी ठीक से निभा नहीं रहे। अच्छा। क्योंकि जब निभानी हो तो नफरत भी निभाइए, दुश्मनी भी निभाइए। पाकिस्तान में ये क्लैरिटी है ओके। कि दुश्मनी और नफरत, क्योंकि अगर उनका एक आर्मी चीफ बोल सकता है कि हिंदू और मुसलमान रह ही नहीं सकते, तो नफरत है। बिल्कुल सही बात, सीधी बात है, डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है ये जी। और अगर वो बोलता है तो इसका मतलब वो पूरी कंट्री बोलती है, क्योंकि किसी ने कंडेम नहीं किया उनके यहाँ से। हाँ, दैट इज आल्सो पॉइंट। यू सी देयर वर पीपल हु कुड हैव कंडेम्ड, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का ना कभी था, ना है, ना रहेगा। ओके, ये बात मान लूंगा, ठीक है, बट ये अपने आप नहीं होगा। ओके, सपोर्ट करना बलूचिस्तान नीचे तक की ताकत लगा ले, पूरी जिंदगी ताकत लगा ला रहे, वो अपने आप को अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एबिलिटी है, बर्बरता और दमन चक्र। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन। ये उसकी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि जब वो दमन चक्र पर आता है तो 1000 आदमी मारे जाएंगे, 10,000 मारे जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूथलेस, दे आर रूथलेस बिकॉज आई सेड कि वो निभाना जानते हैं। उनके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसका अगर एग्जांपल दे दूं, जॉर्डन में जनरल जियाउल हक एज अ ब्रिगेड कमांडर गए थे, 27,000 मुसलमानों को मौत के घाट उतारा था उन्होंने, और अपने लोग थे वो, कहने के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड। अब अपने और पराये तो मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान का कौन सा अपना है और कौन सा पराया है। अब बलूचिस्तान का मुसलमान क्या उनका अपना नहीं हुआ? सही बात है। टीटीपी के जो मुसलमान हैं, जो कल तक आपके भाई थे, वो आपके नहीं हुए। अफगानिस्तान जिससे आप झप्पियां पा रहे थे, वो आपके अपने मुसलमान नहीं हुए। जो पीओजेके के मुसलमान हैं, वो क्या अमेरिका से आए हैं? सिंध के जो मुसलमान हैं, वो कहाँ के हैं? इन सबको छोड़ दीजिए, इमरान खान किसके मुसलमान हैं? आप मुझे बताइए, इस्लामाबाद और कराची के मुसलमान जिनके ऊपर जिस तरह की बर्बरता हुई थी, वो किसके हैं? इसलिए मैं ये ज़रूर मानता हूँ, इस बैकग्राउंड के साथ पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये ज़रूर है कि वो बर्बरता करने में, दमन चक्र चलाकर चीज़ों को कुचलने में अब तक सक्सेसफुल रहा है। हेड स्ट्रांग है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बात आती है कि क्या भारत का स्टैंड, या भारत, देखिए मैं बलूचिस्तान को कल सवेरे आज़ाद देख सकता हूं अगर भारत सपोर्ट दे दे। बिल्कुल खुल के बोल रहा है भारत कि नहीं? नहीं, खुल के भारत कभी बोलेगा भी नहीं। भारत की एक सबसे बड़ी यही बात है कि हम वो नफरत नहीं करते हैं जो एक चीज में आनी चाहिए। और उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। अगर मुक्ति वाहिनी को भारत का सपोर्ट नहीं होता, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लेते, कागजों पर देख लीजिए या प्रैक्टिकली देख लीजिए कि 13 दिन के अंदर आपने बांग्लादेश बना दिया। बिल्कुल सही बात है। मुक्ति वाहिनी तो थोड़े टाइम से लगी हुई थी, नहीं हो रहा था, उनके ऊपर अत्याचार कंटिन्यूअसली हो रहा था। लेकिन जिस समय भारत ने यह डिसाइड किया कि सेपरेट होगा, कि चलिए जी मुक्ति वाहिनी, हम आपके साथ हैं, आप बलूचिस्तान के साथ कल सुबह आ जाइए, देखिए टर्निंग। और मैं नहीं कह रहा आपको फौज भेजने की जरूरत है। बलूच में वो जो वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो जज्बा है, जज्बा दोनों तरह का, एक है अपनी ओन कम्युनिटी के लिए और एक है एंटी पाकिस्तान आर्मी। वहां उन दोनों जगहों पर दे स्कोर। उन बेचारों के पास क्या नहीं है वो सिर्फ बता सकता हूं। टैंक नहीं है, मे बी रॉकेट लॉन्चर नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं वो दमन चक्र में पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान सा काम है एयर रेड कर देनी, बम गिरा देने, आर्टिलरी फायर कर देनी, ये सब करना उनके लिए बड़ी छोटी सी बात है। कितने लोग मारे जाएंगे, 1000, 2000, That doesn't matter to उनके them. लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। It sounds so simple for them. आप देख लीजिए, अभी पीओजेके में 57 लोग मारे गए हैं, ठीक है ना। उन 57 की डेथ के बावजूद पाकिस्तान बोलता है सब कुछ नॉर्मल है।
आप सोचिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल रही है कि आप लाइव फायरिंग और एक्सेसिव यूज कर रहे हैं पीओजेके में। आप यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बोल रही है, यूके की पार्लियामेंट बोल रही है, और फजलुर रहमान बोल रहा है पाकिस्तान के अंदर उसकी पार्लियामेंट में कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये कब तक करते रहेंगे। ये तो सोशल मीडिया की वजह से चीजें आ रही हैं, सामने आ रही हैं। सुनने में आता है कि उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स बैन कर दिए जाते हैं, उनके पैसे फ्रीज कर दिए जाते हैं, उनको इनकम नहीं मिल पाती है बिकॉज जो भी यूट्यूब से और इन चीज़ों से कमाते हैं उनका फॉरेन रेमिटेंस आता है, पर उनके अकाउंट्स ही फ्रीज कर दिए जाते हैं, तो वो बेचारे फिर हैंडीकैप हो जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही है वो ये है, पाकिस्तान फौज के पास एक कंट्री है जिसका नाम है पाकिस्तान। ओके पाकिस्तान फौज के पास एक मीडिया है जिसका नाम है मीडिया ऑब्लिक सोशल मीडिया। ओके, दैट मीडिया डजंट बिलोंग टू पाकिस्तान, दैट बिलोंग्स टू आर्मी, पाकिस्तान आर्मी। जो आप 19-20 कर देखिए, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अल जजीरा के नाम पर ये लोग बोलते हैं, अमृत की तरह समझते थे कि अल जजीरा तो भगवान, पैट्रियोटिक, पता नहीं क्या क्या। पिछले 7 दिन से पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि वो अल जजीरा को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पीओजेके वाली कुछ क्लिप्स चला दी। ओह, तो बैन कर दिया। नहीं, देखिए, बैन तो पाकिस्तान कुछ करता ही नहीं है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ना तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन करता है। उनके यहाँ टोटल डेमोक्रेसी है, चाहे शहबाज शरीफ की कोई औकात हो या ना हो, ठीक है ना। और जिंदगी में उन्होंने टेररिज्म से तो तौबा कर रखी है, क्योंकि ख्वाजा साहब का कहना है बिल्कुल क्योंकि ख्वाजा साहब का कहना है कि 40 साल से वी वर डूइंग दिस डर्टी जॉब। ओके, और नीट एंड क्लीन वो इतना है पाकिस्तान एज अ कैरेक्टर एंड एज अदरवाइज कि दे कैन ओनली बी यूज्ड एज अ टॉयलेट पेपर। नहीं, फिर उसने करेक्ट करके बोला नहीं टिश्यू पेपर। ओह माय गॉड, सीरियसली। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, यस, ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट है, सर्विंग इन पावर डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। चलिए, हो सकता है मैं गलत भी हूं। एक और मिनिस्टर साहब और खड़े हुए हैं अभी रिसेंटली आपके सामने, उनका कहना है कि हमारे देश में टोटल शांति है, क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, द फेमस नकवी। आई डोंट नो हाउ मच यू आर रिमेम्बरिंग। मैं उन नकवी साहब की बात कर रहा हूं जो ट्रॉफी चोर माने जाते हैं आज तक, कि भी वो ट्रॉफी लेके चल पड़े थे, उन्होंने नहीं दी थी वगैरह वगैरह। सो नकवी साहब का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या है कि पूरा का पूरे देश की जो कानून व्यवस्था है चरमरा कर टूट गई है, होम मिनिस्टर कह रहा है। तो अब अगर मैं कह दूंगा तो पाकिस्तानी बुरा मान जाएंगे। तो व्हाट इज द बैक बिहाइंड द आर्मी कि वो इतना स्ट्रांगली ये डिटर्मिनेशन के साथ डेवस्टेशन कंटिन्यू करते आ रहे हैं, और दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ। इंडिया में हम कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकते, वी आर अफ्रेड ऑफ यूएन, वी आर अफ्रेड ऑफ फॉरेन पॉलिसीज, हमारे अलायंसेस हैं डिफरेंट कंट्री के साथ, ट्रेड एक्सचेंज होता है हमारा। पाकिस्तान का कोई ट्रेड एक्सचेंज इम्पैक्ट नहीं होता सर। कौन कह रहा है ट्रेड एक्सचेंज नहीं होता? दे आर द टॉप शॉट्स इन ट्रेड ऑफ टेररिज्म। ओके, इनसे बड़ा कोई टेररिस्ट का ट्रेड कर ही नहीं रहा दुनिया में। भाई, ओसामा बिन लादेन को एज अ यूएस सबसे टॉप पे समझता है। भाई, कहां मिला? सही बात है। दैट मीन्स दे आर इनटू दिस ट्रेड। ओके, द टॉप 20 टेररिस्ट यूएन डेजिग्नेटेड कहां मिलते हैं? 18 जो हैं वो पाकिस्तान में मिलते हैं। चलिए, हो सकता है यूएन भी गलत हो, यूएस भी गलत हो। मैं आपको एक उनके अपने स्टेटमेंट, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब क्या बोलते हैं, जब पहलगाम हुआ बिल्कुल, तो ये चीज यूनाइटेड नेशन में उठी थी और यूनाइटेड नेशन कंडेम करने वाला था इस एक्ट को उन दिनों। दिस इज ऑल फैक्चुअल, आप ढूंढ सकते हैं कहीं, कोई इसमें फिक्शन नहीं है। उन दिनों पाकिस्तान वाज चेयरिंग दैट सिक्योरिटी कमेटी, ओके, दे वर द चेयरमैन, एंड द फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, मुझे पूरी रात लगानी पड़ी कि टीआरएफ का नाम उस कंडेमनेशन से हटा दिया जाए, क्योंकि टीआरएफ ने 24 घंटे के अंदर इस अटैक का एक्सेप्टेंस किया था कि ये हमने कराई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। और टीआरएफ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान बेस्ड है। अंडरस्टूड। जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसने भी किया है,
टीआरएफ ने 24 घंटे में बोला हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, Oh my God, they changed their statement. क्योंकि उन्हें क्लैरिटी आ गई। तो उन्होंने क्यों कहा ऐसा, आपने कभी सोचा साइकोलॉजिकली अगर ढूंढे? बोले भाई साहब मैं क्यों मरूं, मुझे तो आर्मी ने बोला था, मैंने तो इसलिए किया था। आपने देख लिया कि ऑपरेशन सिंदूर आर्मी पर हुआ, जो टेररिज्म थी उस पर कम हुआ। टेररिस्ट तो 9 कैंप टूटे ना, बाकी जो टूटा वो क्या हाल था। सो एक मिनिस्टर ओपनली बोलता है कि मुझे टीआरएफ का नाम हटाना पड़ा क्योंकि टीआरएफ इज पाकिस्तान। सो इससे बड़ी आपको मैं एक्नॉलेजमेंट क्या दूं कि उस कंट्री के मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट है। ये वो मिनिस्टर्स हैं जो अपने होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, अब इसके अलावा और चाहिए कौन आपको? बट जो आपका सवाल है वो सबसे बड़ा यह है कि पाकिस्तान की आर्मी कैन गेट अवे विद ऑल दिस। पता है क्यों? क्योंकि आपका खून, आपकी अपब्रिंगिंग इतनी डेमोक्रेटिक है कि आप इस तरफ सोच ही नहीं सकते। उनकी इतनी ज्यादा दबी हुई है कि वो भी सोच नहीं सकते Freedom कि क्या? डेमोक्रेसी होती क्या है। Freedom of दे आर ओनली living अवेयर life. अबाउट वन थिंग एंड दैट इज पाकिस्तान आर्मी। और इसीलिए आपने पूरे हिस्ट्री में देख लीजिए, वो बिल्कुल सही कहा जाता है, आज तक कोई इलेक्शन पाकिस्तान आर्मी हारी नहीं, और आज तक कोई जंग जो उनका एक्चुअली काम है वो उन्होंने जीती नहीं। सही बात है। बड़ा सीधा सीधा मामला है। ऑल प्राइम मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड टू द प्लेजर ऑफ आर्मी। और सबसे बड़ी बात, उसका प्रूफ कि आज तक कोई सो कॉल्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने 4 साल पूरे नहीं किए। पर्पस सॉल्व हो जाता है। आप अभी वाले को ले लीजिए, शहबाज शरीफ ने किसको रिप्लेस किया? इमरान खान को किया। इमरान खान को अपॉइंट किसने किया था जबकि वो मेजॉरिटी में नहीं थे? पाकिस्तान आर्मी ने किए थे। पाकिस्तान आर्मी ने क्यों किए थे? क्योंकि नवाज शरीफ को हटाना था। नवाज शरीफ क्यों आए थे? क्योंकि मुशर्रफ को हटाना था। तो क्यों इतनी जल्दी जल्दी हटाना पड़ता है? बिकॉज वो तो आर्मी के हिसाब से ही चल रहे होते हैं। वो इसलिए हटाना चाहिए जल्दी जल्दी, दे आर स्मार्ट पीपल। पाकिस्तान आर्मी बड़ा तगड़ा दिमाग है इनके पास, ठीक है ना। वो गधों का एक्सपोर्ट करना एक अलग बात होती है, लेकिन कुछ दिमाग होता है, ऐसा नहीं है। इन्हें मालूम है कि अगर 4 साल किसी प्राइम मिनिस्टर ने पूरे कर लिए तो कहीं वो नवाज शरीफ ना बन जाए, कहीं वो ये ना बोल पड़े कि आर्मी ने मेरी पीठ में छुरा मारा है, अगेंस्ट द आर्मी बोलने लग जाए, कि उसकी स्टैंडिंग बन जाएगी। इमरान खान की स्टैंडिंग बन रही थी। मैं इमरान खान का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में उसकी स्टैंडिंग बन रही थी। और थोड़ा टाइम रुकते तो आप देख लीजिए कहाँ है। सही बात है। सब लोग चिल्ला लिए, पूरी दुनिया चिल्ला ली, बट लेकिन भाई साहब छोड़ा तो नहीं छोड़ा। और ये दिस इज योर फेट। ओह वेरी सिंपल। सो इसलिए मैं तो कहता हूँ शहबाज शरीफ बड़े स्मार्ट आदमी हैं कि अपनी कुर्सी बचा लो, अपनी दुम बचा के हाँ मिलाते रहो। क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूं, नकवी साहब ऑलरेडी खड़े हो रहे हैं कि भाई पूरा चरमरा गई है। क्यों खड़े हो रहे हैं? कि भाई अगर आर्मी कुछ करेगी तो मैं तैयार हूं पपेट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इनके खिलाफ। तो सर, इंडिया की पोजीशन की बात की जाए तो एक तरफ पाकिस्तान, हमारे ये बॉर्डर्स पे सारा प्रॉब्लम, और एक तरफ चाइना। तो हमारी इंडिया के लिए कहते सोने की चिड़िया तो बोला जाता है हमारे इंडिया को, भारत को, पर ये दोनों तरफ से, इन दोनों को हमसे चाहिए क्या? क्यों शांति और अमन और पीस से तीनों अपने अपने रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे क्यों नहीं रह सकते? व्हाई इज देयर ऑलवेज सम और द अदर एजिटेशन हैपनिंग एट द बॉर्डर्स? क्योंकि दुनिया में ये सिस्टम चला हुआ है कि जब मैं छोटी कार खरीदता हूं तो मेरा पड़ोसी बड़ी कार हो जाती है, जब मैं बड़ी कार खरीदता हूं तो उसकी और बड़ी हो जाती है, जब मैं और बड़ी कार खरीदता हूं तो उसकी एक्सपेंसिव वाली हो जाती है। दिस इज इकोनॉमिक वॉरफेयर गोइंग ऑन। किसी कंट्री को दूसरा कंट्री इकोनॉमिक पावर में गेन होता हुआ टॉलरेट नहीं है। Got it. अब आगे बात जहां तक पाकिस्तान और चाइना की, इन दोनों के साथ हमारी ट्रेजेडी ये है पाकिस्तान इज ओनली सर्वाइविंग ऑन दी हेट इंडिया। ओके, उनको फीडिंग जो आ रही है, सारी फंडिंग, फीडिंग, सब कुछ उनके पास सिर्फ एक एजेंडा है, जितना ज्यादा आप इंडिया से हेट करेंगे आपके पास उतनी प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, रिसोर्सेज भी मिलेंगे।
आती है बात चाइना की। चाइना इज अ एक्सपेंशनिस्ट, लेकिन चाइना को ये दिख रहा है कि अगर जिस स्पीड से इंडिया चल रहा है, वर्ल्ड बैंक बता रहा है, IMF बता रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज बता रही हैं, अलायंसेस बता रहे हैं कि इस चढ़ते सूरज की अगर सलामी है और अगर इसे रोकना है तो इसे लड़ाई में उलझाओ। समझ गए। और लड़ाई में चाइना आज तक कभी किसी से नहीं उलझा है। अच्छा। तो उसके पास प्यादे अवेलेबल हैं पाकिस्तान के। ओके। बड़ी सीधी बात किसी है। और के कंधे Why पे should बंदूक he? रख के चलाने वाली भाई बात हो आप गई। एक बात बताइए ना, चाइना ने कौन सी लड़ाई लड़ी है पिछले 40 साल में, 50 साल में, 100 साल में? आगे से चल के, खुद चल के। अच्छा, अब सबसे बढ़िया बात दे लेते हैं। अब उनके पास जो वेपन सिस्टम है वो तो तगड़े से तगड़े हैं, लेकिन मुझे ये देखिए, तगड़े तो तभी होते हैं दुनिया में माना जाता है, ये मेरा कहना नहीं है। आपका वेपन तगड़ा जब माना जाएगा जब वो वॉर टेस्टेड हो। ओके। और वॉर टेस्ट चाइना कभी करेगा नहीं। ये यूएस का भी वही हाल है और चाइना का भी। चाइना का थोड़ा ज्यादा समझदारी है, यूएस तो फिर भी अपने एक्सपोर्ट करने होते हैं, ट्रेड करना होता है, तभी तो वो आप देखते हैं कि कभी ईरान हो गया, कभी कोई वेनेजुला हो गया, कभी दुनिया में कहीं ना कोई आप प्रॉब्लम क्रिएट Use करके हो रहे, रखो, yes, so सो दैट that आपकी पेट्रियट weapon जाती trade उनका रहे, चलता रहे। आपके पेट्रियट भी जाती रहे, आयरन डोम, आयरन बीम, पता नहीं क्या क्या चलता रहे सारा काम। बट जहां तक चाइना की बात है, अगर आप इसके वेपन सिस्टम्स को देखें, वो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में टेस्ट हुआ, अब फेल हो गया, ये उनकी बदकिस्मती है, ये एक अलग बात है। वो PL-15 मिसाइल जो पाकिस्तान से चली थी दिल्ली की तरफ, वो हिसार में किसी के घर के पीछे मिली है, वो रास्ते में गिर गई। ओके। तो अब आप बताइए, टेस्टिंग तो ऐसे ही होगी ना सही बात है। भाई। आप जो चीज बना रहे हो खुद तो लेकिन उनका फायदा जो है वो मेरे जैसे लोग भी समझते हैं कि आप लड़ाई लड़वाओ पाकिस्तान से, इंडिया कितना भी जीत गया हो ऑपरेशन सिंदूर, बट इट इज एट अ कॉस्ट। आप ये नहीं कहेंगे कि फ्री फंड में हमें ये लड़ाई मिल गई। कारगिल आपने कितनी भी जीती है, इट इज एट अ कॉस्ट, एंड वो कॉस्ट आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आप जीते, बड़ी अच्छी बात है जीते, लेकिन उसमें आपने सीख ये ली कि अब आपको 1 लाख ड्रोन नए बनाने पड़ेंगे, आपको अपनी मिसाइल फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपने एयरक्राफ्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। कॉस्ट। एग्जैक्टली, यस, योर डिफेंस। आप ब्रह्मोस जो है, अगर आप सक्सेसफुल होती है तो आपके ऊपर और जिम्मेवारी आती है कि जनाब और बनाइए। तो ये एक्सपेंस ही तो बढ़ेगा डिफेंस का हमारा, और ये एक्सपेंस आएगा कहाँ से? ये आपके मेरे टैक्स पेयर्स से। कहीं ना कहीं आपके और मेरे कपड़ों में हम अपनी जीने की कॉस्ट पे कर रहे हैं, बिल्कुल, अगर ये बात बिल्कुल, की जाए इसमें तो। कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही सो देखिए, आई एडमायर चाइना बाय द वे। ओके। क्या बहुत बढ़िया पॉलिसी है ये। लड़ाई अपनी खुद थोड़ी ना लड़नी है। ओके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कभी कभी इसीलिए कहता हूं कि दुश्मनी निभानी आनी चाहिए। बलूचिस्तान को लड़वाइए ना, मतलब प्रॉब्लम क्या है भाई? उनको आजादी नहीं चाहिए, बांग्लादेश को आजादी चाहिए, उनको नहीं चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन एंगल पर देख लीजिए आप। और मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी है कि टेररिज्म इन इंडिया, तो ये रेसिप्रोकेट क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं मानता हूं इस बात को कि ये ह्यूमैनिटेरियन ठीक नहीं है, लेकिन आपकी टेररिज्म आपको वापस मिलनी भी तो चाहिए। पर सर, इंडिया की पोजीशन ग्लोबली अपनी कंट्री की आंखों में, अपने सिविलियंस की आंखों में हमेशा एक एक्शन का रिएक्शन वाला फेज देखा गया है। हम कभी भी फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉर। इनिशिएट तो नहीं शुरू करिए, ओके, शुरू करिए। और आपने कुछ एक जगहों पर शुरू किया है। ये नो फर्स्ट यूज वाला कंसेप्ट जो है, ये सिर्फ थप्पड़ खाने वाला मामला नहीं हो सकता। अब वो टाइम आ गया है। आपका थप्पड़ इतना क्रेडिबल होना चाहिए कि या तो वो थप्पड़ ना मारे, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसे दिखना चाहिए कि अगर तूने चोट मारी तो यहां हथौड़ा आएगा। ये जो अभी रिसेंटली लैंग्वेज चली है ना, गोली खाओगे तो गोला मिलेगा। तो ये वाला मामला बिल्कुल सही है। 4 दिन की ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिसी निकल कर आई है। ओके। जिसको बोलते हैं ना, जिंदगी में कभी किसी ने ना देखा था ना कर पाएगा। 4 दिन के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को नाकार दिया। एक प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया,
आपके पास न्यूक्लियर है, चलिए जी आपका न्यूक्लियर भी देख लिया, आ जाइए। मैं इसको बोल रहा हूं, ये इसको बोलते हैं मेरे तरफ से फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज इज व्हाट? टेक अ फर्स्ट एक्शन, मूव अहेड। आप निकालिए तो सही भाई, हमें नहीं पता किराना स्टोर में क्या है आपके पास, किसको नहीं पता, सही बात है, निकालिए, दिखाइए, चलिए देखते हैं, निकालिए। आप निकाल के कहां ले जाएंगे? शाहबाज एयरबेस पे लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर F-16 खड़ा है, लेकर आइए, वो 17 किलोमीटर लेकर जाइए, वहां पर पहुंचाइए। मैं देख, आपको क्या लग रहा है हमें सब दिखता नहीं होगा? पूरी दुनिया को दिखता है सैटेलाइट क्यों में। शांत बैठते हैं हम? ना, वो ठीक है, आप उस जहाज के अंदर फिट करिए, चलिए करिए आप फिट, बहुत अच्छी बात है। अब इस जहाज को उड़ाइए, ये 200-250 किलोमीटर मेरे तरफ लाइए, ठीक है ना? आपको क्या लग रहा है? अब फर्स्ट यूज का मतलब ये होगा कि वो बम जब तक मेरे यहां गिरेगा नहीं तब तक मैं सेकंड इस्तेमाल नहीं करूंगा। समझ गए। सिप्री की रिपोर्ट बोलती है, जिसपे पाकिस्तान में पैनिक है, कि हमने अपनी सबमरीन के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड को असेंबल कर दिया है। सिप्री की रिपोर्ट को वो कोट करते हैं। मैं तो कह रहा हूं बड़ी अच्छी बात है भाई, हमने ये थोड़ी ना बोला कि हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरा वेपन सिस्टम इतना तैयार है एज अ हाथ, तू निकाल तो सही, जहां निकालेगा वहीं मार देंगे। सही बात है। सो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? So do you credit this all bravery जो आज हम बात कर पा रहे हैं to the new government which is doing it, और ये मतलब पहले भी रहा है इंडिया की तरफ से जवाबदारी जो इतनी तगड़ी हो गई है अब? So, Politics is a very difficult subject for me, okay, but at the same time I can only tell you, मेरी आवाम आज ये चाहती है, इसलिए मेरी सरकार ये करती है। okay, कहीं ना कहीं आप सब लोग, जैसे एज अ फौजी मैं पहली बार बोल रहा हूं कि दुश्मनी निभानी आनी चाहिए। okay, पर ये फौज में आप लोगों को सिखाया नहीं जाता है। नहीं, हमारे फौज में बड़ा सीधा बात है, हम दुश्मनी के लिए नहीं लड़ते हैं, मैं जवाब अपनी देते हैं। रेजिमेंट की इज्जत के लिए लड़ता हूं। हम्म, मेरे को एक्चुअली कारगिल वॉर में कभी कहीं याद नहीं आया दिमाग में उन दिनों कि मैं देश के लिए लड़ रहा हूं, पता नहीं क्यों, okay, बट दिस अ फैक्ट। मैं लड़ रहा था, मेरी सिर्फ रेजिमेंट के लिए लड़ रहा था, मेरी रेजिमेंट का नाम सही चलना चाहिए। ये अटैक में हम जा रहे हैं, फला फला रेजिमेंट जिसके साथ मैं चल रहा हूं, भाई साहब आज किसी तरह यार इज्जत बच जानी चाहिए, इसको नहीं गंवाने देंगे। okay, आप सोचिए उस जगह पर, उस एक जगह कारगिल बटालिक वाली साइड में एक फीचर को हमने कैप्चर कर लिया, लेकिन कैप्चर करते ही हमें दिख गया दूसरी साइड कि पाकिस्तान 40-50 लोग इकट्ठे होकर अब हमारी तरफ आ रहे हैं, और हमारे जो बंदे थे वो सिर्फ 3 बंदे ऊपर थे। okay, अब उसके बावजूद कि वो दिख रहा है कि ये 25-30 जो है वो मार देंगे हमें, क्या बड़ी बात है। आप सोचिए, तो आपको क्या लग रहा है वो इसलिए थोड़ी ना वहां खड़े थे कि देश की बात उस समय नहीं आती दिमाग में, रेजिमेंट का नाम उस समय सिर्फ ये आता है भाई साहब अपनी रेजिमेंट, भाई एक काम कर फायर ले। तो मेरे ख्याल इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में पहली बार उस फायर को उन अफसरों ने अपने ऊपर लिया, जो आप मुझे सुसाइडल वाली बात बता रहे थे, जिसको हम बोलते हैं फायर SOS, सेव आवर सोल। और किस्मत देखें, इसी को बोलते हैं ना कि फॉर्च्यून ऑल्सो फेवर्स द ब्रेव। उन्हीं लोगों को भगवान भी साथ खड़ा होता है जो ब्रेव होते हैं। तीनों बच गए और वो अटैक विफल हो गया, एंड दे वर शॉट डाउन, दे ऑल वर शॉट डाउन एनिमीज इन दैट फायरिंग। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो ये आपका अपना विटनेस किया हुआ सो मैं तो इसलिए बोल रहा एक्सपीरियंस हूँ, है। सो ये आप और कहीं सोच ही नहीं सकते। ये हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं जो करते हैं वॉर। मैं कह रहा हूँ ये आप लोग हैं अब, अच्छा, okay, जो मेरे देश की सरकार को इस तरह के डिसीजंस लेने में मजबूर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सरकार तो आप ही के हिसाब से बनेगी ना। yes, yes. जो आप बनाएंगे। आप कमजोर पाते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, आपकी कमजोरी है। अगर आप आज से सोचना शुरू कर दें कि इंडियन आर्मी कमजोर है, तो आप ही कमजोर हैं भाई, आप ही से तो निकल कर आया हूं मैं। सर, इसी बात पे थोड़ा सा आप मोटिवेट कीजिए हमारी ऑडियंस को कि क्या कंडीशनिंग होनी चाहिए एक बच्चे की जो घर में बड़ा हो रहा है, बिकॉज अब तो विमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ गई है इंडियन डिफेंस में, तो क्या कंडीशनिंग होनी चाहिए? व्हाट मेड यू बिकम एन आर्मी मैन? हमारे ऑडियंस के लिए एक ऐसी चीज जो वो फील करेगी आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। मैं कभी ये नहीं कह पाऊंगा कि आपके पास एज चिल्ड्रन अकेला बेस्ट ऑप्शन है आर्मी, नहीं। ओके, आप जिस जगह जहां आपका इंक्लिनेशन है,
आप उसे करें और उसे शिद्दत से निभाएं। अगर आप साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट बनकर अच्छा काम करिए, आप देश के लिए काम कर रहे हैं। yes. आप टीचर हैं, अच्छे टीचर बनकर दिखाइए। आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप अच्छे रिसर्च करिए। आप मीडिया से हैं, आप इतने एग्रेसिव, जेन्युइन और सही सवालों से चीजों को निकलवाएं कि वो लोगों तक पहुंचे और लोग समझ पाएं कि यार दोनों साइड करेक्ट है। देयर कैन नॉट, नोबडी कैन से कि अगर आप एसएसबी क्लियर कर गए तो आप के ऊपर वो सरखाब के पर लगे हुए हैं इसलिए आप एसएसबी क्लियर कर गए। नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर मेड फॉर समथिंग बेटर। अगर आपका नहीं हुआ, अगर कल आप फौज में जाने की कोशिश करती और आप नहीं हो पाती, यू आर मेड फॉर बेटर। Got it. क्योंकि आप आज अपने शोज के थ्रू में भी लाखों करोड़ों लोगों को वो रास्ता दिखा पाएंगी जो शायद मैं नहीं दिखा पा रहा था। बिल्कुल सही बात है। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि चूज व्हाट यू वांट टू चूज, बट इसमें कोई शक नहीं, इससे अच्छी लाइफ कोई नहीं। आर्मी लाइफ। मेरे से अच्छी लाइफ आप में से कोई नहीं जी पाएगा, ऐसा मेरा सोच है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आप साइंटिस्ट हैं, आप मीडिया हैं, आप उस लाइफ को लेकर चलें कि उससे अच्छी कोई लाइफ नहीं। सही बात है। मैं आपको मोटिवेट सिर्फ कर सकता हूं, ये एक अलग जिंदगी है। ये एक वो जिंदगी है जो सिर्फ जी के आप पाएंगे। उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि नहीं इसमें ये बढ़िया है, इसमें वो बढ़िया है, इसमें क्या बढ़िया है। जब आप ग्लेशियर में जाएंगे और जहां 10 से 20% ऑक्सीजन होगा, उस समय आपको सांस लेने में तकलीफ जरूर होगी। लेकिन आज जब याद करता हूं तो बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि यार 20% में ठीक ठाक आ गए। ठीक है ना। अगर कारगिल में हम वो प्लेटो में पीटी कर कर आ गए सवेरे 6 बजे की, तो ठीक है, एक कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन तो मिलता है। आप अपना एक अच्छा प्रोग्राम करती हैं, आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया, आप अगला और अच्छा करती हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपके यहाँ पर भी सिस्टम हर एक बच्चे के साथ ही है। जो आपको क्या लग रहा है कि जितने क्लास में फर्स्ट आते हैं बच्चे, सिर्फ वो जिंदगी में सक्सीड करते हैं? नहीं, सही बात है। एवरीबडी सक्सीड्स इन हिज ओन वे। बट फिर भी ये टॉन्ट मैं आपको जरूर मारूंगा, मेरे से अच्छी लाइफ आप नहीं जी पाएंगे। आई कैन पर्सनली फील दैट बिकॉज मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ विद द आर्मी फैमिली, बिकॉज मेरे घर में ही अपने हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ जो अननोन हो कि द पर्क्स ऑफ बीइंग एन आर्मी मैन, बिकॉज आपने अपनी सर्विस में जो एंजॉय किया हो एंड पोस्ट सर्विस भी आप एंजॉय कर रहे हो। बढ़िया, आपने पर्क से एक बड़ा वैलिड सवाल डाला है। मैं आपको बता दूं, एज अ आर्मी मैन मेरे पास पैसा नहीं है। ओके। एज अ आर्मी मैन मेरे पास 50-60 लाख वाली कार भी नहीं है। ओके। एज अ आर्मी मैन मेरा प्लस कॉलोनीज में बंगला भी नहीं है। ओके। मैं ये मान लूंगा। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ा पर्क है वो इसी बात का है, पर्क्स में, कि मैं उस 5 स्टार होटल में जाकर रोजाना खाना नहीं खाता हूं। आप मेरे मेस में आइए, मैं आपको दिखाता हूं 5 स्टार क्या होता है। सही बात है। So beautiful. जो लाइफ में मैं कह रहा हूं, मुझे सिर्फ अपनी पैसे का हैंडीकैप पता है कब नजर आता था? जब मैं रेलवे स्टेशन पर छुट्टी उतरता था। ओके। जब उतरता था दिल्ली, उसके बाद मुझे लगता था हर बार जेब में से पैसे कितने ने, तो ढूंढता था कि ऑटो लूं या ना लूं। टैक्सी तो सोची नहीं थी उन दिनों में। फिर देखता था बस ज्यादा अच्छी दिख रही है क्योंकि वो 3 रुपए वाली है, 2 रुपए वाली है। ये ऑटो वाला जो है वो 20 रुपए लेगा। उस समय लगता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब मैं वापस पठानकोट उतरता था कठुआ जाने के लिए रेलवे स्टेशन, मेरे से बड़ा राजा कोई नहीं। सही बात है। मेरा जवान खड़ा है मेरे साथ, वो चाय भी लाया हुआ है, सबसे पहले मुझे चाय ऑफर कर रहा है। दुनिया इधर उधर से मुड़ मुड़ के देख रही है, भाई साहब ये है कौन। नाइस। एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट मुझे इतनी बड़ी वो Welcome दी जा रही है। तो मेरे से बड़ा कोई किंग नहीं है। आप अगर मुझे एज अ किंग देखना चाहते हो, मेरे कैंटोनमेंट में आके देखो, मेरे मेस में आके देखो, मेरे आर्मी के क्लब में आके देखो, इंस्टीट्यूट में आके देखो। मेरे से रईस कोई नहीं। सही बात है। अब दिस इज अ डिफरेंट थिंग कि इस पर्क्स ने मुझे ये जरूर सिखा दिया कि मुझे फालतू खर्च करने की आदत भी नहीं। ओके। आई एम वेरी हैप्पी विद माई स्मॉल पेंशन। पता नहीं क्यों मुझे आज तक अपनी पेंशन ही पूरी नहीं पड़ी। मुझे लगता है ये भी ज्यादा है। वाओ। क्योंकि मुझे आदत नहीं है फालतू चीजें करने की। You have no complaints.
ओ सवाल ही नहीं उठता। किस किस चीज की कंप्लेंट करूं? मेरे फादर 84 में ग्लेशियर चढ़ रहे थे, वो पीटी शूज पहनकर चढ़ रहे थे, क्या कंप्लेंट करें? वो उस पैर में गलने की जो बात है, अब उनके मुकाबले मैं स्नो बूट पहनकर गया था, लेकिन मैं स्नो स्पेशल क्लोथिंग पहनकर नहीं गया था, क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। वो डॉन गूस जैकेट जो है वो मेरे फादर के टाइम में नहीं था, उनके टाइम में जर्सी थी, परका कोट परका नहीं था। उसके बाद कोट परका आ गया मेरे टाइम में। कोट परका इज अनदर 3 to 4 kgs 5 kgs वजन, ऊपर चढ़ना है, इट्स अ प्रॉब्लम। डॉन गूस जैकेट इज ओनली 800 ग्राम्स, जिसमें प्योर डॉन गूस है, इंपोर्टेड है, ठीक है ना। उसमें पहनने के बाद तो आप अंदर बनियान पहने तो भी काफी है। बहुत ही सो देखिए, comfortable बिल्कुल है। अलग बातें हैं। तो मुझे बिल्कुल आदत नहीं है कि मुझे डॉन गूस जैकेट ही चाहिए। आई एम क्वाइट हैप्पी विद व्हाट आई गेट, आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट। सो आई थिंक बहुत बहुत सारी डिस्कशन जो आज आपसे करी है हमने, इट हैज़ एडेड सो मच वैल्यू टू आवर नॉलेज ऑफ द इंडिया एंड इट्स डिफेंस एंड आर्मी की लाइफ की जो ग्लोरी है आपके इस कॉन्वर्सेशन से, मैंने उसको अभी ना लाइव जिया है पर्सनली। सर, इट इज़ सच अ इमेंस प्लेजर फीलिंग कि आपसे इतना कुछ जानने को मिला, एंड आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू डू इट अ लॉन्गर पॉडकास्ट, बिकॉज आजकल हमारी ऑडियंस एक लिमिटेड टाइम को ही देखना पसंद करती है। अदरवाइज वी कुड हैव डिस्कस्ड सो लॉट मोर थिंग्स। एक सोल्जर की लाइफ जो क्या होती है डेली बेसिस पे, इसके बारे में तो बहुत इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी, बट आई वुड रियली लाइक टू इन्वाइट यू अगेन आफ्टर सम टाइम ऑन द शो, एंड वी विल डिस्कस इट कोर ऑन फ्रंट ऑन वॉर पोजीशंस जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होंगी, एंड योर कारगिल वॉर एक्सपीरियंस। जाते जाते सर एक कोई एक्सपीरियंस बताते जाए अपने कारगिल वॉर का, जो आप चाहते हैं कि लोग सुने और मतलब बिल्कुल दिल को छू जाए वो बात आपकी। अब दिल को छूने वाली बातें बड़ी इंटेंस होंगी। प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं कई बार, क्योंकि अगर बटालिक मुझे याद आता है तो बटालिक में एक प्योर आर्यन रेस होती है, एंड दोज गर्ल्स आर 6 feet हाई विद ब्लू आईज, दे आर स्टनिंगली ब्यूटिफुल। आप सोच लीजिए कि लड़ाई में मुझे आज भी वो याद ज्यादा आती हैं, लड़ाई कम याद आती है। So nice. बिकॉज दोज गर्ल्स, दोज बॉयज हु आर देयर, उन्होंने हमारी इतनी मदद करी कि मुझे लगता है लड़ाई इज माई रूटीन। बट जिस तरह से आप लोग आए वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह से लोकल पब्लिक आई, जिस तरीके से लोकल्स ने हमें सपोर्ट किया, पहली बार हमें लगा कि पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है। मेरे लिए बड़ा इमोशनल पार्ट था कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आप लोग मुझे खाना दे रहे थे, पानी दे रहे थे। मेरे लिए वो लड़ाई वाज अ वेरी वेरी रूटीन। मेरे को कोई फर्क, मैं 89 में भी जब द्रास में था, कारगिल में था, वो और अब में मेरे लिए सबसे बड़ा फर्क ये था कि मैं जा रहा होता था, मुझे कोई नोटिस नहीं करता था। यहाँ आपने मेरे को दिल्ली से वीआईपी बना दिया उस ट्रेन में, हर आदमी जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। सही बात है। मेरे ख्याल इससे बड़ी हमारे लिए कोई इज्जत नहीं हो सकती कि आप लोगों ने हमें रिकॉग्नाइज किया। नहीं सर, इट इज़ आवर प्लेजर, बिकॉज हम आज जो शांति से अपनी एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर पा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने हमें ये सुरक्षा दी है। एंड वी रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि आज आप हमारे जैसे पॉडकास्टर्स के गेस्ट बन के आ रहे हैं और अपनी रियल स्टोरीज बता पा रहे हैं कि क्या है और आर्मी डिफेंस पूरा सिस्टम क्या है, तो दैट इज़ अ ऑनर फॉर अस। लास्टली सर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर इतना बड़ा टर्म रखा गया, तो ये इमोशनल मॉडल था, ये एक बस लाइन आप हमें बता के जाए कि ये इतना टेक्निकल टर्म, सिंदूर एक बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के लिए, फॉर एवरी विमेन इट इज़ अ प्राइड, एंड इसका नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रखा है। ऐसा मुझे जनरली पता है, ऑपरेशन सिंदूर वर्ड आर्मी ने नहीं रखा था शुरुआत में। हमारे यहाँ जो ऑपरेशंस के नाम रखे जाते हैं वो जनरली भगवान के नाम पर, एग्रेशन के नाम पर, इस तरह से रखे जाते हैं। अपनी पलटन का नाम जो है उसके नाम पर रखे जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर मुझे लगता है एक बड़ा सोचा समझा नाम दिया गया सेरेमोनियली, कि ना केवल वो इंडिया को कन्वे करे बट शायद पाकिस्तान को ज़्यादा करे कि इस सिंदूर की खातिर, इस सिंदूर को बचाने की खातिर, इस सिंदूर के रिवेंज की खातिर इंडिया किसी भी हद तक जा सकता है। Got it. And we've proved it. Why not? Why not? वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हैं Yes. इसके ऊपर कि 11 एयरफील्ड मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी के भी तोड़े गए हैं आज तक,
जो इंडिया ने 4 दिन में करा है, एक कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम बेकार कर दिया, जो भी वो भी चाइना की रेपुटेशन वाला, जो बेकार हो गया एक तरीके से। Got it. आप पाकिस्तान ने सारी कोशिशें कर कर देख ली, बट अल्टीमेटली जिसको बोलते हैं ना, जो एस्केलेशन था वो हमारे कंट्रोल में था। हाँ। हम इसे किस लेवल तक ले जा सकते थे, ले जाना चाहते थे, और कहाँ रोकना चाहते थे, मुझे लगता है इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। So that gives us an end to the today's conversation and सब मिल के आप और हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच एंड इट्स अ हार्टफुल ग्रैटिट्यूड फॉर योर प्रेशियस प्रेजेंस टू आवर शो एंड आई होप ऑडियंस ने इन्जॉय किया होगा ये एपिसोड। और अगर आप कुछ नेक्स्ट एपिसोड के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, आई कैन एश्योर यू कि सर को हम जल्दी बुलाएंगे। पास में ही रहते हैं सर हमारे, अब तो हमें ये भी पता चल चुका है। एंड किस्से सुनेंगे, क्योंकि ये किस्से सुनते सुनते मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन बीत सकता है, पर किस्से नहीं खत्म होंगे, ये तो फैक्ट है। एंड आई एम श्योर आपकी फैमिली भी आपको बोलती होगी कि ये सुनाओ वो सुनाओ किस्से। तो चलिए, फैमिलीज इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो दे आर मोर वरिड के आप आए और हमारे से हमारी सुने, अच्छा, अपनी कहानियां सुनानी बंद करें। नहीं सर, तो दे हैव लिव्ड दैट लाइफ, बट तो आप हमारे पास आ जाए करें सर हमें सुनाने, क्योंकि वी आर ऑल इयर्स टू यू। दैट इज वेरी ग्रेट ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर, नमस्कार।